Assalamu alaikum everyone. With the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I would like to start today's session. I am Tasbir Khan, the host of today's session. First of all, I would like to introduce you about Health and Nutrition, HSN. HSN is basically a non-profit organization founded by Miss Arija Tari. The goal behind the creation of this society is to spread knowledge to all over the world by creating or organizing multiple webinars on different topics with our honorable guest speakers. Patient handling with NCBC codes with our honorable guest speaker, Dr. Haris bin Rashid, who is a nutritionist by profession, an international nutrition trainer, nutrition counselor, CEO of RNDC, NA, and CRS, PYNT award holder, F&B certification holder, City and Guide certification UK, practiced at FMH Pakistan, SIMS Pakistan, Doctor Hospital Pakistan, TN Clinic UK, Central London, Medicare Group of Clinics Pakistan. Now, I would like to invite Dr. Haris bin Rashid to start today's session. अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एनसीएस ग्रुप के काफ़ी अच्छा काम आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इसी तरीके से वेबिनार्स वगैरह अरेंज करवाते रहिएगा कि किस लिए यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह को काफ़ी हद तक ना एज मिल जाता है बेनिफिशियल फॉर्म के अंदर ना और उनको काफ़ी हद तक उनके इन्फॉर्मेशन वगैरह के अंदर इंक्रीमेंट वगैरह भी आता रहता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं भारत। आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन के अंदर ना हम लोगों ने पेशेंट हैंडलिंग इसीलिए चूज किया है क्योंकि पेशेंट हैंडलिंग के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी मिथ्स वगैरह आ रही हैं जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा रन कर रही हैं। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को यानी कि कोई आवाज वगैरह का इश्यू होता है ना तो फिर आपके होस्ट वगैरह मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। और आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो काइंडली टाइप करके आप लोगों ने पूछना है। ओके। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो आप लोगों ने 2 प्रेस करना है और अगर आवाज आ रही होगी बिल्कुल सही होती है तो 1 प्रेस करना है। अगर किसी को इश्यू होगा तो वो 2 प्रेस करेगा, पूरी की पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। राइट। ओके। हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। 1 लिख के बता दें कि सब लोगों को आवाज क्लियर है ना। डन हो गया। सही है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना हमारे पास वो पेशेंट हैंडलिंग है। ठीक है। लेकिन उसमें छोटा सा हम लोगों ने डिफरेंस कहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि वो पेशेंट हैंडलिंग जो है वो रिलेटेड टू एनसीबीसी कोड्स है। यानी कि एनसीबीसी कोड्स के हिसाब से हम लोगों ने पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, इन चीजों के मुतालिक आज हम लोगों ने देखना है यहाँ पे। अब देखें एनसीबीसी कोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आना था। सेकंड नंबर पे पेशेंट हैंडलिंग ही क्यों हम लोगों ने चूज किया, क्वेश्चन ये आना था। तीसरे नंबर पे ये होता है कि एनसीबीसी कोड्स तो हो गए लेकिन 38 कोड्स ऑफ फिजिकल असेसमेंट ये क्या चीज है, अब इनके मुतालिक आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट हैंडलिंग हमारे फील्ड में सबसे एक डिफिकल्ट टास्क किस वजह से है क्योंकि हम लोगों को नहीं पता चल रहा था कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और पेशेंट की डिमांड क्या है। हम हमेशा से कंफ्यूज है रिक्वायरमेंट और डिमांड के बीच में। इसका मतलब पेशेंट हमारे पास आया तो हम लोगों ने वो तमाम असेसमेंट टूल्स अपने यूटिलाइज कर ले रहे हैं, तमाम असेसमेंट टूल्स हम लोग यूज कर ले रहे हैं उस पेशेंट के ऊपर जो जो असेसमेंट टूल्स हम लोगों को बेसिकली आ रहे होते हैं। राइट। एक पेशेंट आया हमारे पास फॉर एग्जांपल, उसको आता है पायरेक्सिया होता है। ठीक है। उसका पायरेक्सिया रहता है, उसका फीवर रहता है। अब वो वाला पेशेंट हमारे पास आया, हम लोगों ने क्या करना होता है वहीं से ही अलिफ से ही स्टार्ट ले रहे होते हैं। क्या हम लोगों ने पहले उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक्स करनी है, फिर हम लोगों ने उसकी कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी है। 38 कोर्स में से 38 के 38 ही लगाने हैं उस बंदे के ऊपर। उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा इंप्रेशन डालने के लिए हम लोगों ने साइकोलॉजी न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी लगा रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने काउंसलिंग सेशंस उस बंदे को गुजारना है। इसका मतलब हम लोग पॉइंट के ऊपर आने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो वाला पेशेंट हम लोगों से फेड अप हो जाता है और चिढ़ना शुरू कर देता है। बात यहाँ पे हमारी, वो वाला पेशेंट हम लोगों से फेड अप हो जाता है और चिढ़ना शुरू कर देता है। क्यों? हम लोग असल में कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो वाले पेशेंट के ऊपर ना अच्छा मार्क बैठे, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन बैठे और एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। ठीक है। ताकि वो अगली दफा क्या हो कि न्यूट्रिशनिस्ट को ज्यादा प्रेफर करे कंपेयर टू एमबीबीएस। राइट। अच्छा, यहाँ पे हमारी बेसिक गलती ये होती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि किस बंदे को हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, उस बंदे को उतनी रिक्वायरमेंट वाली चीज हम लोग प्रोवाइड करें और वहां से फिर खत्म करते हैं बात आपकी।
जिस बंदे की जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप उसको उतना ज्यादा कुछ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो या तो फील्ड के अंदर सिर्फ दो बातें होंगी, क्या फिर कि या तो आपके पास पेशेंट कोई नहीं आता या तो आपने नया नया काम सीखा होता है, राइट। इन दो चीजों के मुतालिक ही अगर एक बंदा बहुत ज्यादा अपनी ये चीजों को शो करने की कोशिश कर रहा है तो ये होता है कि या तो इसको नहीं आता या तो ये अपने इसने नया नया सीखा है, राइट। इसका मतलब फ्रेशली ग्रेजुएट्स इसी तरीके से पकड़े जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी करने की कोशिश कर रहे थे। एफिशिएंसी इन द सेंस ये नहीं कि नेगेटिवली, एफिशिएंसी इन अ पॉजिटिव सेंस। उन्होंने अपनी एफिशिएंसी शो करनी होती है कि हम लोगों को ये सब कुछ आता है, लेकिन पेशेंट ये देख रहा होता है कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप एक जनरल हेल्थ चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हो, थोड़ा एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, अगर कोई भी मसला होता है आपको, वो डॉक्टर सिर्फ वही चीज ही चेक करता है जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे राइज ही होना चाहिए कि अगर हम लोग डॉक्टर के हिसाब से ही चेक करेंगे, डॉक्टर ने तो सारी बातें कि 2 to 3 कोर्स एग्जामिनेशन करनी होती है, ओके। डॉक्टर ने तो 2 to 3 कोर्स एग्जामिनेशन करनी होती है और हम लोगों ने तो 38 कोर्स की एग्जामिनेशन करनी है। इसका मतलब है 38 कोर्स हमने पूरे के पूरे हर पेशेंट पे यूज नहीं करने। दैट्स द राइट थिंग। हम लोगों ने 38 कोड्स तमाम पेशेंट पे यूज नहीं करने। जिस बंदे को 38 कोड्स में से जॉन जॉन से कोड रिक्वायर होंगे उस बंदे के ऊपर वो वाले कोड्स करने हैं, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट के मामले में हाईली सिलेक्टिव हो जाओ कि आपको पेशेंट के अंदर वो असेस क्या करना है, राइट। आपको यही नहीं पता कि मैंने उस पेशेंट में चेकअप क्या करना है तो फिर आप उसको स्टार्ट ही अच्छा नहीं ले सकते। आप उसका स्टार्ट लोगे, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके सामने आके बैठा हुआ है, उसने आपको बताया कि यार मुझे ना वेट लॉस करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सब लोग, ठीक है, आपके सामने एक पेशेंट आके बैठा है, उसने कहा मैंने वेट लॉस करना है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हरी अप। ठीक हो गया, रीजन पूछेंगे, रूटीन पूछेंगे, ठीक है। इस सवाल को मैं किसी और तरीके से पूछता हूँ, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने वेट लॉस करना है, ठीक है, वेट लूज करना है, तो उसके लिए आप मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक ज्यादा फिजिबल क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे वेट लूज करना है तो आप मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बंदे सिर्फ जनरल आंसर कहते हैं ना, ताकि फिर हम आगे मूव कर सके, माइंडसेट को रीड करते हैं अकॉर्डिंगली। कोडिंग करेंगे उनकी फिजिकल एग्जामिनेशन, ईटिंग हैबिट्स को मॉडिफाई करेंगे, डाइट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम एक ऐसा डाइट प्लान देंगे जिससे वेट कम भी हो, डिफरेंस भी ना हो। चेंजिंग लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल पूछेंगे उसका, राइट। हम लोगों के पास एक एवरेज आंसर आ चुका है कि हम उसे क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम उसे ये पूछेंगे कि आपका वेट कितना है, तो ऑब्वियसली अगर वो पेशेंट हमारे पास है तो हम तो उसे वेट पूछेंगे। लेकिन उसने हमसे कहा है कि अगर मैंने वेट लॉस करना है तो आप मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या तो आप क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले हमारी बात उस पेशेंट के लिए ये होती है जो अभी फील्ड में होती है। अभी मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि फील्ड के अंदर अभी हमारी बात क्या होती है। हम उस पेशेंट से कहेंगे कि ना यार हम ना वेट लॉस एक्सपर्ट है, ठीक है, ये वाला प्लान आप फॉलो कर लो, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप वेट लॉस कितना करना चाह रहे हो, सिर्फ हम लोगों को वो डिजिट बता दो, वो फिगर बता दो, ठीक है। आपने 10 किलो करना है, हो जाएगा। आपने 5 किलो करना है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने हमारे हिसाब से रूटीन फॉलो करनी है, राइट और रॉन्ग। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हम, राइट 1 और रॉन्ग 2, कि आपने ये वाली चीज फॉलो करनी है, ऐसे ऐसे आपने काम करना है। हम वेट लॉस के जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और आपकी हम लोग वेट ऐसे लॉस कराएंगे जैसे सवाब का काम है, राइट। बिल्कुल। सबसे बड़ा यहाँ पे इश्यू पता क्या है कि हम लोग ये चीज नहीं देखते कि whether the patient needed the weight loss or not। हमने ये चीज नहीं देखी कि पेशेंट को वाकई ही वेट लॉस करने की जरूरत थी या नहीं थी। हम उससे पूछ रहे हैं कि सर आपको वेट लॉस क्यों करना है। ही इज अ लेमैन, ही डोंट नो व्हाट टू से। उसको नहीं पता कि उसने जवाब क्या देना है, उसको नहीं पता कि वो हमारे पास आया हुआ क्यों है। यहाँ पे एक जनरल मिथ होती है क्या
कि एक बंदा अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है या तो इतना इंफॉर्मेशन नॉलेज अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी बात को प्रॉपर्ली कन्वे कर सके डॉक्टर, राइट। एक बंदा आपके पास आके कहता है कि यार मुझे वेट लॉस करवाना है, आप उस बंदे को देख के कहते हो कि यार नहीं, इसका तो आई थिंक इसका बीएमआई 24 तक 23 तक है, तो इसका मतलब इसको वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है। वो वाला बंदा कहता है आई स्टिल नीड टू लूज माई वेट, तो फिर आप क्या करोगे? यही वाला सब कुछ रिपीट करोगे कि नहीं करोगे? 1 और 2? उसका बीएमआई 24 है, 23 है, रिपीट करोगे सब कुछ तो 1, नहीं करोगे तो 2, राइट। उस बंदे का वेट था, फॉर एग्जांपल बीएमआई था 23 सॉरी, ठीक है, 23 बीएमआई था, इसका मतलब वो हेल्दी बीएमआई के अंदर था, लेकिन बॉर्डर एज के बता ओवरवेट, लेकिन दैट डजंट मैटर। वो वाला बंदे ने आके हम लोगों से कहा कि मुझे थोड़ा सा वेट लूज करना है अपना, ठीक है। आप लोगों ने उसको ये बताया कि यार हम वेट लूज आपका करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, जितना आपको वेट लूज आप कहोगे उतना हो जाएगा, सिर्फ आपको रूटीन अपनी फॉलो करवानी है, फूड ग्रुप ऐसे करने है, ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना है। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे होता है। उसके बाद हमने ये कभी भी उस पेशेंट को नहीं देखा, ना उस पेशेंट को जज किया, ना कभी उस पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, ना उस पेशेंट का बैकग्राउंड देखा है, कि ना उस पेशेंट का पीयर प्रेशर देखा है, ना उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा है, ना उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट देखी है, राइट। हमें नहीं पता कि वो वाला बंदा एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल इंडिविजुअल हमारे पास वेट लॉस करने की कंप्लेन लेकर क्यों आया है। सबसे बड़ा फील्ड का मसला, सबसे बड़ा फील्ड का इशू ये है कि हम आज तक अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाते? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम लोगों को सही बात बताए आगे, राइट। पेशेंट को हमारी फील्ड में सही वाली बात खुद नहीं पता। एक बंदा जिसका बीएमआई 23 है, वो हमारे पास वेट लूज करवाने के लिए क्यों आया है? क्योंकि ही इज टायर्ड अप ऑफ हिज बॉडी शेप। वो बंदा अपनी बॉडी शेप से परेशान था, उसको ये नहीं बताना है कि मुझे बॉडी शेप को ठीक करना है, मुझे अपनी बॉडी शेप को अलाइन करना है, मुझे अपनी बॉडी शेप के अंदर जो विसरल फैट की फॉल्स एरियाज में एक्यूमुलेशन है, जो आर्बिट्ररी एरियाज में एक्यूमुलेशन है, ब्यूबर लेयर एक्सटेंड हुई है, विसरल फैट की वजह से सबक्यूटेनियस फैट बढ़ता जा रहा है, मुझे इस चीज को नॉर्मलाइज करना है। वो नहीं कह पाया आपसे। और मजे की बात क्या, हम भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। उसने कहा मैंने वेट लूज करना है, हमने ठक 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 4-5 डाइट प्लान पकड़ाए, हमने ठक ठक 4-5 गोलियां पकड़ाई, हमने कहा यार ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये भी पकड़ो, एक हफ्ते के अंदर चेक करना आप गायब हो जाओगे। इतना वेट लूज होगा कि ज्यादा आंधी चलेगी तो उड़ना भी शुरू हो जाओगे, राइट। हम उस बंदे को अंडरस्टैंड करने के बजाय हम साथ ही अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, राइट। यार हमें ये वाला काम भी आता है, हमें ये चीज इतनी अच्छी आती है, हमें वो चीज इतनी अच्छी आती है, आप जैसे कहते हैं हम वैसे काम कर लेंगे। यानी कि हम उस बंदे को सिर्फ ये कह रहे थे यार आप सिर्फ अपना ऑर्डर प्लेस करो, बाकी हमारे पास छोड़ दो। हम उस बंदे को एजुकेट नहीं करते, सबसे बड़ी ये गलती है। और हम कंप्लेन सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि हमारी फील्ड के अंदर अवेयरनेस नहीं है। देखो एक बंदा आपके पास आया चेकअप करवाने के लिए, उसके पास अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, वो लेमैन आया था उठ के, लेकिन अगर वो लेमैन आपके पास से उठ के चला जाएगा ना, ये आप लोगों की नेग्लिजेंस है, ठीक है, और कोलेक्टिवली फील्ड की नेग्लिजेंस है। इसका मतलब कि आपने एक बंदे को अगर एजुकेट कर दिया था, तो वो वाला बंदा अगर किसी और बंदे के पास कल को जाता तो उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज और अवेयरनेस होती, राइट। यही वाला बंदा 23 बीएमआई था, हो गया 18, राइट। इसका बीएमआई हो गया 18, लेकिन उसके जो बॉडी का मसला था वो अभी तक सही नहीं हुआ। अब वो दोबारा 18 बीएमआई के साथ भी यही एक्सपेक्ट करता रहेगा कि यार मुझे और वेट लूज करना है। उसका मसला क्या आ रहा था, दोबारा मैं बता रहा हूँ उसका मसला क्या आता है। उसका मसला ये आता है कि उसकी बॉडी शेप खराब थी। फॉर एग्जाम्पल उसकी बॉडी शेप थी एप्पल, राइट। उसकी बॉडी शेप थी एप्पल। एप्पल के अंदर 3 कोड्स होते हैं, ठीक है। 3 कोड क्या होता है? 1 कोड शोल्डर, सेकंड कोड वेस्ट और थर्ड कोड हिप्स। अब उसके कोड्स की अगर हम बात करें तो उसके कोड्स किस तरीके से लाइन थे? एक्सपेंडेड, मॉडरेट और लीन। एक्सपेंडेड, मॉडरेट और लीन। इसका मतलब वो इन्वर्टेड ट्रायंगल के साथ रिजेम्बलेंस कर रहा था, लेकिन उसके पास फॉल्स एक्यूमुलेशन ऑफ विस्टल फैट होने की वजह से शेप अलाइनमेंट नहीं थी। शेप अलाइनमेंट नहीं थी, आर्बिट्रेरी शेप थी, यानी कि फॉल्स एक्यूमुलेशन ऑफ विस्टल फैट था। अगर वो इन्वर्टेड ट्रायंगल होता तो वो इस टाइप का होता, राइट, प्रॉपर इन्वर्टेड ट्रायंगल होता। लेकिन अभी हम उसको एप्पल शेप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बल्जिसिटी है, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, राइट। विस्टल फैट की जो एक्यूमुलेशन है वो खराब तरीके से हुई है उसकी बॉडी के अंदर, इसीलिए उसकी बॉडी बेढंगी लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती।
वो उस चीज को ट्रीट करवाने के बाद आपके पास आया था, लेकिन उसने पुअर चॉइसेस ऑफ वर्ड को के साथ आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की है कि आई नीड टू लूज माय वेट। आपने ये नहीं पूछा व्हाई डू यू नीड टू लूज योर वेट, व्हाट इज द इश्यू यू आर फेसिंग। हमने कोई भी इस टाइप की बात नहीं पूछी। हमने ये भी नहीं पूछा कि आपको ये करने पे, ये कहने का मशवरा किसने दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका बीएमआई चेक कर चुके थे। बीएमआई 23 था, बीएमआई वाज हेल्दी, लेकिन फिर भी वो बंदा वेट लॉस करने की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ही वाज हैविंग एन एप्पल शेप। बात फॉलो कर रहे हैं? 1 नहीं कर रहे तो 2 साथ साथ कमेंट करते रहा करें ना, पता लगता रहता है, राइट? ओके, सो ही वाज हैविंग एन एप्पल शेप। उसका मसला वहां से आ रहा था कि मेरी शेप खराब है बॉडी की। वो आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा था कि उस बंदे की शेप खराब है, वो शेप को अलाइन करना चाहता है। अगर उसको ये पता होता तो उसके नाम के साथ डॉक्टर पेशेंट ना लगा हुआ होता, उसके नाम के साथ डॉक्टर का टैग जरूर लगा हुआ था। अगर उसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती कि उसने डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, हाउ टू कम्युनिकेट विद डॉक्टर, राइट? वो अपनी बात आपको कन्वे ही नहीं कर पाया और आपने उसी की बात के अंदर से उसी का ट्रीटमेंट कर दिया जो कि नेगेटिव ट्रीटमेंट था। देखो, हमने उसी बंदे की बात मानी, जो पेशेंट ने आके कहा वो पेशेंट को हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो पेशेंट हमारा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट को भी नहीं पता कि वो इस टाइम चाहता क्या है। इट्स अप टू अस, हम लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि हम लोगों ने पेशेंट को पूछना है, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करना है। पेशेंट साइकोलॉजी या फिर न्यूट्रिशन साइकोलॉजी का रोल पॉइंट नंबर 1 के ऊपर क्यों आता है हमेशा। मैंने 3 कोर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे डाइट प्लानिंग के न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर, जो कि थे प्री कोर्स ऑफ डाइट प्लानिंग एसेंशियल्स एंड पोस्ट कोर्स ऑफ डाइट प्लानिंग। प्री कोर्स पे नंबर 1 के ऊपर मैंने आपके क्या रखा हुआ था, फिजिकल इन्फो या फिर पेशेंट इंफॉर्मेशन के बाद हिस्ट्री मॉनिटरेंस। हिस्ट्री को आगे 3 कोर्स में डिवाइड किया था। कौन सी? पेशेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट की जो पर्सनल हिस्ट्री होती है, पर्सनल हिस्ट्री को मॉनिटर करने से पेशेंट के बारे में पता चलता है। फैमिली हिस्ट्री को मॉनिटर करने से उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, उसकी जो एस्थेटिक प्रेफरेंसेस होती हैं, उसकी जो डूज एंड नोट्स होते हैं, उसकी जो फैमिली का माइंडसेट होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स विद इन द फैमिली होती है, गार्डियनशिप होती है, सब कुछ हमें पता लग रहा होता है। इसका मतलब हम पेशेंट की साइकोलॉजी को 50% तक सिर्फ और सिर्फ एक जो प्री कोर्स ऑफ डाइट प्लानिंग है उसको फिल करवाने के बाद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि पेशेंट को अपनी बात कन्वे नहीं करनी आ रही होती, राइट? पेशेंट को अपनी बात कन्वे नहीं करनी आ रही होती। जब उसको अपनी बात ही कन्वे करनी नहीं आ रही होती तो हम उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ चाहिए बेस्ट टाइम, राइट? पेशेंट हमारे पास आ गया है तो एटलीस्ट उसका हम लोगों ने वो चीज प्रोवाइड करनी जो वो डिमांड कर रहा है, वो चीज प्रोवाइड नहीं करनी जिसकी उसको जरूरत नहीं है, ठीक है? जबकि अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत हर दूसरे पेशेंट को है जो कि हमारी फील्ड में एग्जिस्ट करता है। उसको ये नहीं पता कि इलनेस इंडस्ट्री क्या है, उसको ये नहीं पता वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, उसको ये नहीं पता कि वो आपके पास इलाज करवाने के लिए आया या फिर वो आपके पास परमानेंट ठीक होने के लिए आया है। ऐसा होता है कि नहीं होता? 1 एंड 2। पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो आपके पास इलाज करवाने के लिए आ रहा है। पेशेंट को सिर्फ ये पता होता है यार कि ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर था, मुझे सिर्फ अपना इलाज करवाना है। आप उसको अवेयरनेस दे रहे होते हो कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, वो पूछता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप क्या कहते हो कि आई कैन फॉर्मुलेट यू अ बेटर डाइट प्लान। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ में क्या बताते हो कि हमें सिर्फ डाइट प्लान बनाना आता है। अच्छा, और उसको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ ये है कि सिर्फ आप एक पेपर के ऊपर उसको डाइट प्लान लिख के दे देते हो, दैट्स इट, यू हैव नो अदर अथॉरिटी, ठीक है? और इसी वजह से पेशेंट दोबारा आपके पास आने से इज्तनाब करता है, अवॉइड करता है। क्यों? उसको पता है कि जो काम एमबीबीएस कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। उसको पता है कि एमबीबीएस अगर 3 कोड एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं ना, उसके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन पावर है, आपके पास नहीं है। क्यों? आपको खुद नहीं पता कि आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन पावर है। आपको नहीं पता कि आप सप्लीमेंटेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आपको नहीं पता कि आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आपको नहीं पता कि प्रिस्क्रिप्शन पावर पेशेंट को किस हद तक अट्रैक्ट करती है, आपको नहीं पता कि फील्ड के इंस्ट्रूमेंटेशन यूजेज पेशेंट को किस हद तक इंटरेक्ट करता है और अट्रैक्ट करता है। आपको नहीं पता कि 2 डॉक्टर अगर एक हाथ से ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है और एक बंदा जो एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोमैनोमीटर को यूज करके और हर हिसाब के इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज करके, ड्यूल स्टेथोस्कोप को यूज करके वो ब्लड प्रेशर चेक करके आपको बता रहा है, और एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे हाथ रखे, यानी कि आपकी जो आर्टरी है इसके ऊपर हाथ रखने के बाद आपको बता दे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। इन दोनों में फर्क होगा कि नहीं? आप दोबारा किस बंदे के पास जाओगे, 1 और 2? 1 के पास हर बंदा क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसाइज थी। क्यों? उसकी रीडिंग के अंदर हमारे पास फ्लक्चुएशन नहीं थी।
उसकी रीडिंग के अंदर हमें शक नहीं था, उसकी चीज डिजिटली प्रूफ थी, उसकी चीज मैकेनिकली प्रूफ थी, उसकी चीज उसने रिपीटेडली चेक की थी, रीडिंग सेम थी। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि एक बंदे ने हाथ से पकड़ के सिर्फ आपको बता रहा है, बेशक बेशक अगर वो बंदा पॉइंट नंबर 2 वाला बंदा, यानी कि नंबर 2 वाला बंदा जिसने हाथ से सिर्फ आपको मैनुअली चेक किया है, वो वाले बंदे की रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है। उसने आपको सिर्फ ये बताना था कि आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड अप है या आपका ब्लड प्रेशर लो है। लेकिन उस बंदे ने क्या बताया? एग्जैक्ट डिजिट्स, एग्जैक्ट फिगर्स एंड एग्जैक्ट नंबर्स। जितना ज्यादा आप पेशेंट के साथ न्यूमेरिकली इंटरेक्ट करोगे ना, पेशेंट उतना ही आपका, यानी कि पेशेंट बनता जाएगा और कंज्यूमर बन जाएगा एट लास्ट। आप जितना पेशेंट को रफली बातें बताते रहोगे ना कि यार ये इस हद तक बढ़ सकता है, ये कम हो सकता है, आपका लेवल गिरा हुआ है, आपका ये मसला है, आपका वो मसला है, कोई हार्ड एंड फास्ट डिजिटल क्लिप या फिर न्यूमेरिकल फिगर आपने नहीं यूज किया, मसला कहाँ पर आएगा? पेशेंट दोबारा आपके पास नहीं आएगा। पेशेंट समझ जाएगा कि यार ये सिर्फ ना मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ट्रैप इन द सेंस कि इसको खुद ही क्लियर नहीं है, उसने सिर्फ ये क्या बढ़ा हुआ है, उसको ये नहीं पता कितना बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पेशेंट की डेंसिटी चेक करता हूँ, राइट? फॉर्म बी के अकॉर्डिंगली मैं अगर किसी पेशेंट की डेंसिटी चेक करता हूँ, बोन डेंसिटी और लिगामेंसी में चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका मार्क लगाया जो है कह सकते हैं कि 51, 52, 43, 48, ठीक है, मैंने ये 4 मार्क उसके लगा दिए, राइट? अब उसके 4 मार्क लगाने के बाद उसको पता लगेगा कि मेरी कौन सी लिगामेंसी के अंदर, कौन से फिंगर के अंदर, कौन से हैंड की, कौन से वाले ज्वाइंट के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है? उसको ये पता लग जाएगा जॉइंट के अंदर मसला कहाँ पे था, या तो वो डेंसिटी में था या तो वो लिगामेंसी में था, ये उसको पता लग जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी वाइज ही पेशेंट को चेक करना शुरू करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, तो पेशेंट आपका मार्केट में कहीं पे भी आप चले जाएं तो पेशेंट आपको नहीं छोड़ेगा। हमारी फील्ड के अंदर इस टाइम इंस्ट्रूमेंटेशन यूजेज किस हद तक है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आप लोग सब बहुत अवेयर हैं उन चीजों से। क्या हम स्फेगमोमेनोमीटर यूज कर लेते हैं जिसको हम ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स कहते हैं, हम जो ग्लूकोमीटर यूज कर लेते हैं जिसको हम शुगर मीटर या फिर ग्लूकोमीटर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या यूज कर लेते हैं? स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर सिर्फ चेक करते वक्त हम क्या यूज करते हैं? रेडियोमीटर, हार्ट मेजर करने के लिए, वेइंग स्केल यूज कर लेते हैं वेट मेजर करने के लिए। 506 इसके अलावा कोई है? और यस, नो? तो पेशेंट का आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा फिर मुझे ये बताइए। एमबीबीएस इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नर्सिंग इंजेक्शन लगा सकती है, फार्मासिस्ट मेडिसिन दे सकते हैं, एग्जैक्टली बॉडी फैट एनालाइजर, लेकिन इसमें मैकेनिकली काम नहीं है ना आपका, ठीक है? बॉडी फैट एनालिसिस में मैकेनिकली तो काम नहीं है आपका, आपने ऊपर बैठना फैट काउंट उसने बता देना है, ठीक है? वो एक ऐसी मशीन भी है जो कोई बंदा भी अपने घर में भी परचेज कर सकता है। अब आप कहें अगर ट्रेडमिल हमारी फील्ड में यूज होती है जो वेट लॉस करवाती है, जो कि हमारे एंड्योरेंस इंक्रीज करवाती है, स्टैमिना इंक्रीज करवाती है, ठीक है? तो वो वाली ट्रेडमिल भी आजकल हर घर के अंदर मौजूद है। आप अगर ट्राई बाइसाइकिल कह लेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल होती है जिसके ऊपर हम लोगों ने एंड्योरेंस वगैरह में ये कहेंगे स्टैमिना बीपी वगैरह जो मुहैया होता है और सारे के सारे आपके एंड्योरेंस पावर वहां पर आती है, तो वो चीज भी कोई भी बंदा घर पे अफोर्ड कर सकता है, रीडिंग यूट्यूब से सीख सकता है। वो चीज आपकी फील्ड में बहुत कम है जो कि सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हो। पेशेंट की वहां तक एक्सेस भी हो लेकिन पेशेंट उसको यूज करते हुए डरे। ब्लड प्रेशर पेशेंट आजकल घर पे चेक कर लेंगे, कहीं पे मैं गलत हूँ ना, मुझे अपने मौके पे रोकना है। ब्लड प्रेशर पेशेंट घर पे चेक कर रहे हैं, राइट? ग्लूकोज शुगर टेस्टिंग घर पे हो रही है, ऐसे ही है। कौन सी चीज ऐसी है जो कि हमारी फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है जो पेशेंट घर पे नहीं कर सकता? डाइट प्लानिंग तक पेशेंट घर पे कर लेता है। कोई मुझे ऐसी चीज बताएं जो हमारी फील्ड में एग्जिस्ट करती है लेकिन पेशेंट वो घर पे नहीं कर सकता, या फिर एक आम बंदा नहीं कर सकता। कोई बंदा कैलकुलेशन उसने कह दिया क्योंकि कैलकुलेशन की पेशेंट को जरूरत भी नहीं होती, राइट? कैलकुलेशन की पेशेंट को जरूरत नहीं होती, पेशेंट को सिर्फ प्लान की जरूरत होती है जो कि गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है। उसको उसकी हकीकतों का नहीं पता होता ना, उसकी चीजों का नहीं पता होता, ठीक है? लेकिन वो कस्टमर भी निकाल लेता है, वो प्लान भी निकाल लेता है, वो प्लान की अल्टरेशंस भी निकाल लेता है, वो प्लान के जो रिलेटेड आइटम्स होती है वो भी निकाल लेता है। उनको कैलकुलेशंस सिर्फ नहीं आ रही होती, लेकिन उनको बीएमआई का भी पता चल चुका है, राइट?
आप लोग सिर्फ इतनी सी बात सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है आप लोगों के पास, कौन सी चीज है, ठीक है, जो पेशेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो फील्ड में रहते हो। इस टाइम यू आर एम्प्टी हैंडेड, राइट? आप कभी भी किसी पेशेंट को चेक करने के लिए जाते हो ना, आप इतनी छोटी सी थोड़ी सी सामानों से उस बंदे को इम्प्रेस नहीं कर सकते। आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लोगे, इम्प्रेस नहीं होगा। क्यों? हजारों दफा उसने खुद भी किया हुआ है। आप कहोगे कि यार मैं आपका फॉर एग्जांपल ग्लूकोज रीडिंग चेक कर लेता हूं, ठीक है, मैं आपका रैंडम चेक कर लेता हूं, फास्टिंग चेक कर लेता हूं, आप उसका ग्लूकोज चेक कर लेते हैं, वो इम्प्रेस नहीं होता। क्यों? उसके पास ग्लूकोपैन है, वो खुद से भी चेक कर सकता है। आप कह रहे थे मैं आपको कस्टमाइज एड पेन दे दूंगा, ठीक है, वो बंदा कहता है ठीक है, वो तो फिर वो घर जाके देखा पिंटरेस्ट के ऊपर हर दूसरी पोस्ट के ऊपर एड पेन होता है, गूगल के ऊपर हर दूसरी पोस्ट के ऊपर एड पेन होता है, और इंटरनेट के ऊपर हर बंदा फ्री एड पेन दे रहा होता है पेशेंट बनाने के लिए। इसका मतलब ये वाला हथियार भी जाया हो गया। आप पेशेंट को ऐसा क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन शराफत, आपने ये चीज मुझे बतानी है कि जब आपने अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए एक बंदे को कार्बोहाइड्रेट गाइडेंस दे दी, प्रोटीन गाइडेंस दे दी और लिपिड गाइडेंस यानी फैट गाइडेंस दे दी, अब आपने एक बंदे को गाइडेंस प्रोवाइड कर दी कि आपको ये चीज इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये चीज इतनी क्वांटिटी में, और ये वाली चीज इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वाला बंदा क्या देखता है, फूड गाइड पैरामीटर को देखता है और जनरल चीजों की रीडिंग्स को देखता है। उसको पता है कि 45% 55% मुझे कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, 25 to 35% मुझे किनकी रिक्वायरमेंट है, फैट्स की है, और मुझे तकरीबन 50 to 25% किनकी है, प्रोटीन की है। इसका मतलब वो इन तीनों चीजों के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर हजारों लाखों एप्स पड़े हुए, एप्स स्टोर के ऊपर, जो बिल्कुल ही न्यूट्रिशन को रिप्लेस करने के लिए बने हुए हैं। आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि आप इस टाइम फील्ड के अंदर बैठ के यूज कर सकते हो। वी आर एम्प्टी हैंडेड राइट नाउ, ठीक है। इस मौके के ऊपर मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको 38 कोर्स की भी इंशाल्लाह बात करते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ इस टाइम मैं ये नहीं बता रहा कि आपको नेगेटिविटी में स्प्रेड करो कि यार कुछ भी नहीं है फील्ड में, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को आपकी स्ट्रेंथ्स वगैरह बताने के लिए आया हूँ इस टाइम कि पेशेंट कहीं पे नहीं जाएगा, ठीक है। पेशेंट आपके अलावा दूसरे किसी बंदे के पास जा ही नहीं सकता। क्यों? अगर आप लोग सिर्फ अपनी वैल्यूज पहचान लो, ठीक। वैल्यू का क्या मतलब कि अपने जो आप चेकअप कर सकते हो, जो आप कोर्स जानते हो, जो आप अपनी डिग्री के साथ कर सकते हो, वो सारा कुछ अगर आप अपना पहचान लो, सिर्फ एक दफा रिकॉग्नाइज कर लो कि आपके हाथों में पावर कौन कौन सी है, तो पेशेंट हजार दफा भी किसी और दूसरे बंदे के पास चला जाए, वो वापस आपके पास ही आए। एंड कंज्यूमर वो आपका ही बनेगा, ठीक है। वो कौन सी चीज होगी? अब देखिए, हमारे पास 38 कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, 38 कोर्स, राइट। अगर एक बंदा क्वेश्चन है, चला गया, अच्छा, आप लोगों ने 38 कोर्स क्या होते हैं? जब हम पेशेंट को चेक करने के लिए बैठते हैं तो पेशेंट हमारे से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम कोई मटेरियलिस्टिक मटेरियल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करते हुए पेशेंट को चेक करें, जो कि पेशेंट को खरीदने में बहुत आसानी हो, पेशेंट को यूज करने में बहुत आसानी हो, लेकिन उसको उसके फंक्शनैलिटी के बारे में 1% भी ना हो। ऐसा कौन सी चीज है हमारे पास? एक तो स्टेथोस्कोप है जिसको हर बंदा जानता है। पेशेंट स्टेथोस्कोप ले लेता है, लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर की हद तक। पेशेंट स्टेथोस्कोप पकड़ने के बाद माइनर मेजर नोड को नहीं पहचान सकता। पेशेंट स्टेथोस्कोप पकड़ने के बाद बल्ब और डिफरेंशियल को नहीं पहचान सकता। पेशेंट स्टेथोस्कोप पकड़ने के बाद अस्कल्टेशन के 8 नोट्स और फ्रंट 8 और बैक 8 नोट्स नहीं पहचान सकता। पेशेंट 8 नोट्स को अंदर ये नहीं पहचान सकता कि फ्रंट के ऊपर माइनर नोट से कितनी चेकअप होती है और मेजर नोट से कितने चेकअप होते हैं। बैक ऑफ द जो बॉडी है, ठीक है, पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास किस ये जो नोड है वहां से कितने हद तक चेकअप होते हैं। पेशेंट को चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। डेंसिटी हैमर बहुत चीप होता है, कितना 3 400 500 का अच्छा मिल जाता है आपको। LV3 अगर आप लेना चाहो तो वो 500 का मिल जाता है। इसका मतलब पेशेंट की वहां तक एक्सेस है, पेशेंट उसको खरीद सकता है, लेकिन पेशेंट डेंसिटी नहीं चेक कर सकता। राइट और रॉन्ग? पेशेंट कैन बाय अ डेंसिटी हैमर, ठीक है, पेशेंट कैन बाय अ डेंसिटी हैमर, लेकिन वो पेशेंट उस डेंसिटी हैमर से अपनी डेंसिटी नहीं चेक कर सकता। इवन वो लिगामेंसी नहीं चेक कर सकता, इवन वो अपने एडिमा नहीं चेक कर सकता, ठीक है। अब आप लोग पेशेंट को एजुकेट ये तो कर देते हो कि आपने आंख नीचे करके अपना ब्लड काउंट चेक कर लेना है, ठीक है, आप लोगों ने अपने एनीमिया लेवल, एनीमिया कंटेंट चेक कर लेना है, लेकिन पेशेंट को 38 कोर्स के अंदर एनीमिया स्पॉटिंग का नहीं पता।
उसको नहीं पता कि नेल बाइट रॉटिंग से पता लग जाता है, उसको नहीं पता कि नेल स्पॉटिंग से पता लग जाता है, उसको नहीं पता फिंगर बल्जिंग से पता चल जाता है, उसको नहीं पता कि फिंगर हाफ ओपन से पता लग जाता है, उसको नहीं पता कि आपके लिप से पता लग जाता है, टंग से पता लग जाता है, उसके बाद आप फेस से पता लगा सकते हो या फिर बैक ऑफ द ईयर से पता लगा सकते हो, आई बेड से पता लगा सकते हो, डिप्रेशन और इंसोम्निक आर्टरी से पता लगा सकते हो। हजारों लाखों मेथड्स हैं आपके पास एनीमिया को पता लगाने। लेकिन पेशेंट को क्या पता है? आँख थल्ले करो पता लग गया, नहीं पता लगता। जब आप पेशेंट के सामने कोई नई चीज इस्तेमाल करने लगोगे, जब आप पेशेंट को एक डिफरेंट मेथड से चेक करने लगोगे, जैसे मार्केट में कोई दूसरा बंदा नहीं करता, तो आपका पेशेंट, मुझे बताओ कि आप अगर उस पेशेंट की जगह होते, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास आते जो कि 38 कोर्स एग्जामिनेशन करता है। सबसे पहले वो बैठता है, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट तौर पे ले रहा होता है, उसके बाद फिर आपका वो MRW राइट करता है, मेडिकल रिपोर्ट राइटिंग। MRW के हिसाब से, यानी कि एक-एक कोड को वो 3-3 4-4 पॉइंट से एक्सेस करने के बाद एवरेज लेके वहां पे नोट करता है, उसके बाद वो मूव कर देता है DPEs की तरफ, डाइट प्लानिंग एसेंशियल की तरफ वो मूव करता है। फिर डाइट प्लानिंग एसेंशियल के अंदर वो आपको क्या होता है, डाइट प्लान फॉर्मेशन के बारे में मुकम्मल तौर पे गाइड करता है, फिर वो आपको गाइड करता है मैक्रो लीवर्स क्या होते हैं, फिर मैक्रो लीवर आपको समझाता है, उसके बाद फिर आपके आगे आ जाता है कि वो काउंसलिंग सेशन वगैरह अटेंडेंट आ जाती है, न्यूट्रिशन साइकोलॉजी आ जाती है, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं जहाँ पे पोस्ट कोर्स ऑफ डाइट प्लानिंग होती है। पोस्ट कोर्स के अंदर वो फिर क्या करते हैं, सप्लीमेंटेशन को चूज कर लेते हैं, थेरेप्यूटिकल एग्जामिनेशन आपकी कर लेते हैं, उसके बाद रूटीन मैनेजमेंट देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो होती है रेडिएशन एक्सपोजर मैनेजमेंट होती है, स्लीप थेरेपी होती है, सारी थेरेपीज और मैनेजमेंट को संभाल लेता है। उसके बाद ये सारा कुछ अगर आपके साथ कर रहे हो और डिफरेंट न्यूट्रिशंस एक ही स्टेशन पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कर रहे हैं, विल यू पे देम और नॉट? वन और टू। अगर आप खुद भी होते तो आप अपने आप को पे कर देते, इट्स माय गारंटी। ऐसा क्यों होता? अभी 2 मिनट पहले तक हम ये सोच रहे थे कि कोई बंदा हमें कभी भी जिंदगी में पे नहीं कर सकता, और अभी 2 मिनट के बाद हम लोगों का बिलीव ये हो गया कि अगर हम भी होते तो हम भी अपने आप को पे कर देते, जबकि कस्टमर क्लाइंटेज में सबसे ज्यादा मुश्किल से अगर कोई आपको पे कर सकते तो आप खुद हो, क्योंकि आपको पता होता है कि हम किस लेवल पे हैं। अगर मैं आज अपने जो एग्जामिनेशन है उसको देखते हुए अपने आप को पे करने के लिए रेडी हूँ, इसका मतलब मैं एक सक्सेसफुल बन रहा हूँ, राइट? अगर आप आज अपनी असेसमेंट टेक्निक से, अपनी असेसमेंट टूलिंग वगैरह से, अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन से, अपनी पेशेंट डीलिंग से, पेशेंट हैंडलिंग से, सप्लीमेंटेशन से, थेरेप्यूटिक एग्जामिनेशन से, या फिर पेशेंट मैनेजमेंट से, अगर आप खुद खुश हैं और आप अगर खुद को चेक करते हो तो आप अपने आप को पे करके जाते, इसमें आप कामयाब हो अपनी फील्ड में। ठीक है, आपको किसी बंदे को अपना यकीन नहीं दिलवाना दूसरे बंदे को कि यार मैंने एक बंदे से 300 रुपए निकलवा लिए हैं। निकलवाना मकसद नहीं, रिपीट करवाना मकसद है। ठीक है, पैसे निकलवाना बहादुरी नहीं है, रिपीट करवाना, और रिपीट करवाते रहना बहादुरी है। और रिपीट किस तरीके से करवाना कि आपका अल्टरनेटिव उसको मार्केट में ना मिले। कितने परसेंट तक हमारी पॉपुलेशन इस चीज से एग्री करती है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि पेशेंट एक दफा हमारे पास आ जाए तो वो दोबारा जा ही नहीं सकता किसी और जगह पे? कितने लोग ऐसा यकीन रखते हैं अभी कि आप उस लेवल पे आ चुके हो इस टाइम? ऑब्वियसली हम लोग अभी तक उस लेवल पे नहीं आ सके कि पेशेंट अगर हमारे पास एक आए तो हम इतने ज्यादा सर्टेन हो अपनी बात के ऊपर कि ये वाला पेशेंट मार्केट में जहां मर्जी घूम ले, इसको वापस मेरे पास ही आना पड़े। क्यों? हमें खुद पता है कि हमने अभी तक पेशेंट को कोई ऐसी यूनिक चीज नहीं दी। एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ, मुझे कोई एक ऐसी, आप लोगों ने बात बताने, कोई एक ऐसी चीज कि पेशेंट अपने घर का खाना खरीदे या ना खरीदे लेकिन आपके पास जरूर आए। कोई एक रीजन ऐसा कि पेशेंट को मेरे पास आना ही पड़ेगा, बेशक उसके घर में रोटी पके या ना पके, उसको मुझे आगे पैसे जरूर करने देने पड़ेंगे।